नया साल शुरू होने वाला है। देश भर में लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं। साल 2025 शानदार हो, बेमिसाल हो। अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। साल 2024 में ऐसा क्या क्या हुआ जिसके देश भर में चर्चा रही, आज बात उसी पर विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिसकी साल भर चर्चा रही। मैं आपसे कहता हूं ना कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर है जो आज आपको जानना जरूरी है। आज मैं साल भर की बात करूंगा। आज आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं, चलिए एक एक करके आपको बता देता हूं। शुरुआत करेंगे 2024 में हुई राजनीति से। साल 2024 राजनीति के नजरिए से ऐतिहासिक साल रहा। देश में लोकसभा चुनाव हुआ, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कहीं सत्ता की वापसी हुई तो कहीं सत्ता परिवर्तन हो गया। 2024 में राजनीति में क्या क्या हुआ सब कुछ बताएंगे, जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर में आपको मध्य प्रदेश की वो छापेमारी दिखाएंगे जिसकी पूरे देश में चर्चा है। कौन है सौरभ शर्मा? साल खत्म होते होते ये नाम चर्चा में आया और यकीन मानिए साल 2025 में भी इस छापेमारी की चर्चा होगी। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, सोना चांदी पैसा सब कुछ मिला है, अब तक आप देख ही रहे थे। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री आसान होने वाली है। 2024 के इस फैसले से आपको 2025 में राहत मिलने वाली है, इसलिए इस खबर को देखिए। चौथी खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इस साल नक्सलियों पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया है। 220 से ज्यादा नक्सली इसी साल मारे गए हैं, यानी 2024 में मारे गए हैं। नक्सलवाद को लेकर क्या प्लान बना है विस्तार से बताएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाएंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुई ठगी की। इस छत्तीसगढ़ में खूब ठगी हुई है 2024 में। कहां कहां ठगी हुई है और पैसा कैसे विदेश तक पहुंच गया है, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी छत्तीसगढ़ में हुई ठगी के बारे में बोलना पड़ा था। छठवीं खबर में आपको छत्तीसगढ़ में हो रहे सड़क हादसों के चौंकाने वाले आंकड़े दिखाऊंगा। इस साल जो आंकड़ा आया है 2024 में वो डराने वाला है। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे डरा रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जुड़े रहिएगा, विस्तार से बताऊंगा। साल भर का पूरा लेखा जोखा और ब्यौरा बताने वाला हूं 2024 का, क्योंकि 25 सामने। 2024 बेमिसाल साल रहा है, इसलिए आपको बता देता हूं 2024 की राजनीति ने इतिहास रचा है और इतने बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। किसी की वापसी हुई है तो कोई पहली बार संसद पहुंचा है, जेल से लौटकर मुख्यमंत्री बने हैं तो 10 दिन के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, और इसी तरह कश्मीर में चुनाव हुआ। ये सब कब हुआ है? 2024 में। 2024 वो साल जब राजनीति अपने चरम पर थी, और हो भी क्यों ना, देश का सबसे बड़ा चुनाव 2024 में ही हुआ है, लोकसभा चुनाव। अब साल खत्म हो रहा है तो बात इस साल हुए चुनावों की करेंगे। ये साल किस पार्टी के लिए कैसा रहा, चलिए शुरुआत करते हैं। 2024 में सबसे पहले अप्रैल महीने में अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ। 2 जून को जब परिणाम घोषित हुए तो अरुणाचल में बीजेपी ने 46 और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 32 में से 31 सीट हासिल की। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की यह प्रचंड जीत मानी जा रही। नतीजों के बाद अरुणाचल में पेमा खांडू तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो वहीं सिक्किम में प्रेम सिंह तामंग मुख्यमंत्री बने। राजनीति इतिहास रचा है, इसलिए राजनीति को लेकर हर छोटे बड़े पहलू आपको साल के अंत में बता रहा हूं। 2024 भारत की राजनीति के लिए बेहद खास रहा। इस साल भारत में लोकसभा चुनाव होने थे। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे या कोई और, इस सवाल के जवाब का पूरे देश को इंतजार था। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव का परिणाम जब आया तो एनडीए को 293, इंडिया गठबंधन को 234 और अन्य के खाते में 16 सीटें आईं। आम चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 240 सीटें मिले तो वहीं कांग्रेस को 99 सीटें मिली। नतीजों ने बीजेपी के 400 पार वाले सपने को तो तोड़ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान, मंगलसूत्र, जाति जनगणना, महिला आरक्षण जैसे मुद्दों की
गूंज रही। 2024 लोकसभा चुनाव पर पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। किसी ने आपसे सोना छीना। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी, तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी एनडीए सत्ता पर काबिज हुई। दोनों ही राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ। ओडिशा में बीजेडी को बीजेपी ने हरा दिया और मोहन मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री बने, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत तमाम बड़े नेताओं ने बड़े स्तर पर बीजेपी के लिए ओडिशा में जमकर प्रचार प्रसार किया था। आपको याद होगा चुनाव के समय कैसे छत्तीसगढ़ के नेता ओडिशा पहुंचे थे। जब चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी को जीत मिली। राज्य के तत्कालीन बीजेडी सरकार को ओडिशा की जनता ने नकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार ओडिशा में बंपर जीत मिली, ये भी 2024 में हुआ। 4 जून को नतीजे आए और चुनावी माहौल अभी थोड़ा शांत ही हुआ था कि 16 अगस्त को जिस चुनाव का सालों से इंतजार था उसकी घोषणा हो गई। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 10 साल बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव होने थे, ये भी 2024 में ही हुआ। सितंबर और अक्टूबर महीने में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाला चुनाव राजनीति का अखाड़ा बना रहा। जम्मू कश्मीर में जहां धारा 370 लागू होने के बाद पहली बार चुनाव हुआ, तो वहीं किसान और पहलवान का मुद्दा हरियाणा चुनाव में बेहद खास बना हुआ था। दोनों ही राज्यों में तमाम दिग्गजों का धुआंधार प्रचार हुआ। जब चुनावी नतीजे आए तो जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, वहीं हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर के नतीजों में इंडिया गठबंधन को 49 तो वहीं बीजेपी को 29 सीटें मिली। हरियाणा में बीजेपी को 48 सीटें मिली, जबकि हरियाणा चुनाव में सुपड़ा साफ करने की मंशा के लिए कांग्रेस 37 सीट पर ही सिमट गई। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के चुनाव में 370 की गूंज थी, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की भी खूब चर्चा रही। याद है आपको? चुनाव नहीं है, रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। साल 2024 में खूब चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद 2 और राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, साथ ही कई सीटों पर देश भर में उपचुनाव भी हुए। ये कब हुए? साल 2024 में ही हुए। 2024 का नवंबर राजनीति के नजरिए से गर्म था। खूब राजनीति हुई, जमकर बयानबाजी हुई। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने थे। सभी पार्टियों ने बढ़ चढ़कर मुफ्त के वादे किए। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का जादू चला और महायुति गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री इस बार एकनाथ शिंदे नहीं, बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस बने। उधर झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम की सत्ता में वापसी हुई। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र का चुनाव बयानों का चुनाव रहा, जिसमें सबसे ज्यादा गूंज रही एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले बयान की। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक कैसा रहा चुनावी माहौल, आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, 24 को बाय बाय कह रहे हैं। 24 की सारी यादें राजनीति समेटे जाइए। देखिए ये रिपोर्ट। फडणवीस सुन ले ओवैसी, सभी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी जी को प्रचंड मतों से जिताएंगे। कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे दोनों प्रत्याशी को जिताए। चुनाव में आने से पहले ही काफी काम करा लिए। जनता ने हमको भरपूर मतदान किया। हमें भारी समर्थन प्राप्त हुआ है। 240 पर जाकर भारतीय जनता पार्टी टिकी है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है, एक है तो एक है तो सेफ है।
सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और झारखंड में हेमंत सोरेन। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव में चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई। चर्चा प्रियंका गांधी की भी खूब रही। प्रियंका गांधी के लोकसभा पहुंचने पर गांधी परिवार के तीन सदस्य यानी भाई बहन और मां सदन में आ गए। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी कभी अपने भाषण से तो कभी अपने बैग से खूब चर्चा में रही। ये रिपोर्ट भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची थी और पहली बार संसद पहुंचने पर ही इतनी सारी यादें 2024 में मिल गई कि प्रियंका गांधी भी इसे नहीं भूल पाएंगी। आप भी देखिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी। शीतकालीन सत्र में खूब हंगामा हुआ। शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो गूंज अडानी की थी और सत्र खत्म होते होते हंगामा अंबेडकर के मुद्दे तक पहुंच गया। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में अंबेडकर पर दिए बयान पर खूब हंगामा हुआ और यह हंगामा धक्का मुक्की तक पहुंच गई और ये भी साल 2024 में हुआ। सांसद अस्पताल पहुंच गए, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई, देश भर में बवाल हुआ। इसलिए ये याद भी आपको एक बार संजो के रखने लायक तो नहीं है, पर देखना जरूर चाहिए। ये रिपोर्ट भी देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है। ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के कैंपिंग को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। और ये देखिए, आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? साल 2024 में खूब राजनीति हुई है। 2024 की शुरुआत से ठीक पहले दिसंबर 2023 में 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नई सरकार बनी। साल के शुरुआत में तीनों सरकार की खूब चर्चा रही। मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदेव साय और भजनलाल शर्मा का नाम साल 2024 में खूब छाया रहा। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया। साल भर तीनों मुख्यमंत्रियों के कामकाज पर सबकी नजर रही। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार हो या छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार, कई ऐसे फैसले लिए गए जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है, उसे ही हम लोग सुशासन कहते हैं। 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। सड़क, रेल और हवाई सुविधा का भी विस्तार किया है। धान का कटोरा इस छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता किसान हैं, उनको धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे। वादा हमारी सरकार ने निभाया है। तेंदुपत्ता है जिसको हरा सोना कहते हैं, उसका कीमत भी 4000 से बढ़ाकर 5500 प्रति मानक बोरा कर दिए। जो पीएससी में पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ, उससे हमारे प्रदेश के युवाओं का विश्वास पीएससी जैसे संस्था पर बढ़ा है। मध्य प्रदेश का पहला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 1 मार्च को उज्जैन में हुआ। अब तक 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं, जिसमें कुल 2,06,400 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव आया है। इसके अलावा मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु और कोलकाता में भी सीएम उद्योगपतियों से मिले और कुल 1,07,000 करोड़ का निवेश लेकर आए। सीएम लंदन और जर्मनी गए और विदेश से भी 78,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। मतलब मध्य प्रदेश से लेकर विदेश तक मध्य प्रदेश को इस साल का अब तक 3,85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव
मिल चुका है। देखिए कितने शॉर्टकट में मैंने इतनी बड़ी बड़ी बात बता दी। यही मैं चाहता हूं कि आपको इतना पूरा जो निष्कर्ष था वो 1 मिनट में बता दूं। और इन सभी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जितने प्रस्ताव आए हैं उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने कह दिया है हमारा जोर है कि ज़्यादा रोजगार स्थानीय लोगों को ही मिले, यानी मध्य प्रदेश के लोगों को मिले। सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। उद्योग लगेंगे, उद्योगपति आएंगे, अपने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये रोजगार भी हमारा प्रयास रहेगा स्थानीय लोगों को मिले, यही लोगों को काम धंधा मिले। पूरे साल आपको विस्तार से खबर दिखाया हूं। ये 2024 का आखिरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव था। इसके बाद साल 2025 में होंगे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि साल 2024 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब तक 3,85,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश के लिए लाया है। अब आने वाले साल में जो भी होगा वो भी विस्तार से दिखाते रहेंगे। साल खत्म हो रहा है, इसलिए आपको 2024 की राजनीतिक हलचल इस रिपोर्ट में दिखा दी। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है ये बता देते हैं। चलिए अगली खबर क्या है। साल 2024 की आखिरी में क्या हुआ आपको पता है? देख लीजिए क्या हुआ। मध्य प्रदेश में 2024 में सबसे बड़ी छापेमारी हुई है, सबसे बड़ी, और इसकी चर्चा 25 में भी होगी। इसलिए साल 2024 की ये सबसे बड़ी छापेमारी जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, आपको जानना चाहिए। साल 2024 के आखिरी में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि दिन बीतते गए लेकिन कार्रवाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर नए दिन के साथ कुछ नया खुलासा हो रहा है और देखते ही देखते ये कार्रवाई मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई बन गई। अब तक क्या क्या हो चुका है इस कार्रवाई में सब कुछ विस्तार से जान लीजिए, क्योंकि 2 अलग अलग कार्रवाई अलग अलग तौर पर डेवलप हो रही है, इसलिए दोनों पर विस्तार से बात करेंगे। दोनों के बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं। सबसे पहले दोनों मामलों की शुरुआत जान लीजिए। मामला पहला क्या है? 18 दिसंबर का है, जब राजधानी भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने रियल एस्टेट कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग की टीम को राजेश शर्मा के यहां 10 लॉकर मिले थे और करीब 3 करोड़ का कैश जब्त किया गया था। इसके बाद जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती गई वैसे वैसे काली कमाई का खजाना भी बढ़ता गया और टीम को करीब 10 करोड़ रुपए कैश और करीब 25 लॉकर मिले। वहीं दूसरी कार्रवाई 19 दिसंबर को हुई थी, ये भी 2024 के अंतिम महीने में, इसलिए आपको ये कार्रवाई देखनी चाहिए, जब अरेरा कॉलोनी में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था और घर से करीब 40 किलो चांदी सहित कैश बरामद किया गया। बाद में कार्रवाई आगे बढ़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 54 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 11 करोड़ कैश। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुबेर का पूरा खजाना सौरभ शर्मा के पास ही है। लेकिन अब दोनों ही मामलों में नए खुलासे हो रहे हैं, तो जान लीजिए क्या क्या खुलासे हुए। मैं आपको हर बार कहता हूं कि ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन को, जाते जाते 2024 में भी इस खुलासे की पूरी जानकारी स्क्रीन को देखकर समझ जाइए। देखिए जरा। सबसे पहले बात राजेश शर्मा की करते हैं। 18 दिसंबर को भोपाल में त्रिशूल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की थी। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन का मालिक राजेश शर्मा है और सूत्रों से पता चला कि जांच में ये बात सामने आई कि भोपाल के रातीबड़, नीलबड़, मेंडोरी, मेंडोरा, बिसनखेड़ी सहित भोपाल के कई गांव में जमीन के सौदे के लिए करोड़ों रुपए कैश दिए गए थे। चंदनपुरा इलाके में भी राजेश शर्मा ने 50 करोड़ रुपए ब्लैक मनी का निवेश किया। बिलखेड़ा में भी कई पूर्व और वर्तमान ब्यूरोक्रेट्स ने जमीन खरीदी थी, इसलिए अब इस मामले में कई पूर्व और वर्तमान बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आए। आयकर विभाग को भी सभी बिल्डर्स के पास से कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें कैश लेन देन की बात सामने आई है। जांच में यह भी पता चला है कि इन सब ने मिलकर शासकीय संपत्ति का भी दुरुपयोग किया। मतलब कुछ खास लोगों के लिए अलग से सड़क भी बनवाई गई। अब ये सब बिना अधिकारियों की साठ गांठ के तो नहीं होगा ना। वहीं आयकर विभाग को कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जिससे पता चलता है कि बड़े अधिकारी जो कि उस समय बड़े पद पर तैनात थे, उन्होंने राजेश शर्मा के जरिए अपनी पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी। इसलिए विस्तार से बता रहा हूं, 2024 में ही हुआ ये तो थी बात त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा को लेकर हुए खुलासों की। लेकिन इस मामले का रायपुर कनेक्शन भी सामने आया जब आयकर विभाग के सूत्रों ने दावा किया कि राजेश शर्मा ने रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका के जरिए 50 करोड़ की ब्लैक मनी को इन्वेस्ट किया है। खबर यह भी थी कि महेंद्र गोयनका विदेश भाग गए थे। इसके बाद विस्तार न्यूज की टीम में महेंद्र गोयनका ने संपर्क किया और करने का प्रयास किया और उनसे वो सभी जरूरी सवाल किए जो हवा में तैर रहे थे।
और हाँ, आपको पता है ये भी 2024 में ही हुआ। विस्तार न्यूज के पास पहली बार इस छापे से जुड़े किसी बड़े शख्स का, जो कि उसमें सहभागी बताया जा रहा है, उसका खुद से फोन आया। ये भी 2024 में हुआ। इसलिए महेंद्र गोयनका की वो बातचीत आपको सुनना चाहिए कि महेंद्र गोयनका ने अपने सफाई में क्या क्या बात कही। छापे शायद 18 तारीख को सवेरे डाले गए हैं इनकम टैक्स विभाग द्वारा, जो कि विभाग की एक रूटीन प्रक्रिया होती है, सबके यहाँ डलते रहते हैं व्यापारिक घरानों में, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं IRS ऑफिसर्स। और मैं 16 तारीख को सपत्नीक विदेश गया था और 20 तारीख को वापस आ गया था। तो मेरा विदेश जाने का और आने का इस छापों से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा अपनी दूसरे कारणों से मैं गया था, अपने पारिवारिक टूर पे, और अपना वापस आ गया था। बिल्कुल सही आरोप है, बिल्कुल सही आरोप है। राजेश शर्मा मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, जैसे ही हैं, और मेरे अभिन्न मित्र थे, हैं और रहेंगे। इसमें राजेश शर्मा जी से मेरी मित्रता में कोई डाउट नहीं है मुझे, और कोई वह मेरे मित्र हैं, इस बात को बताने में कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बस अभी तो मैं 2 ही काम कर रहा हूँ। कुछ अफ्रीका में संभावनाएं तलाश रहे हैं हम लोग व्यापार की, और खनन और रियल इस्टेट का मेरा कारोबार है। नहीं, ज़मीन वहाँ कोई नहीं खरीद सकता है। हम एज ए कंट्री, जैसे इंडिया में कोई फॉरेनर ज़मीन नहीं खरीद सकता है मेरे ख्याल से, तो हम लोग भी वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ पे हम कुछ लीज वीज की प्रक्रिया है, कुछ खनन कारोबारी हैं, तो खनन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। मेरी न तो कभी किसी सौरभ शर्मा व्यक्ति से मुलाकात हुई, ना कभी मेरी बात हुई, ना मैं जानता हूँ। और जहाँ तक मैंने मीडिया के माध्यम से पढ़ा है, क्योंकि मैं मीडिया से ही पढ़ पाया हूँ इस बात को, सौरभ शर्मा और ये सोना और चांदी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी स्टेट डिपार्टमेंट की लोकायुक्त या EOW की सर्च थी, उसमें ऐसा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि इनकम टैक्स और लोकायुक्त ने मिलके काम किया होगा, मिलके डेट फिक्स की होगी। वो एक कोइंसिडेंट है कि उनकी सर्च की डेट भी वही उसी दौरान होगी जब इनकम टैक्स का सर्च चल रहा होगा। महेंद्र गोयनका से बात करने के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हुई, लेकिन अब बात करते हैं सौरभ शर्मा की। कार्रवाई के बाद तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश का असली धन कुबेर सौरभ शर्मा ही है। इतना खजाना अब तक मिल चुका है कि कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सौरभ शर्मा मामले में अब तक क्या क्या हुआ है जान लीजिए, ये भी देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर को भोपाल में सौरभ के घर पर छापा मारा। यहाँ करीब 52 किलो चांदी मिली। इसके बाद 19 दिसंबर की रात को आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगलों से इनोवा कार में सोना भरा होने की खबर मिली। रात में भी आयकर विभाग ने मेंडोरी के जंगल पहुंचकर कार से करीब 54 किलो सोना और 11 करोड़ कैश बरामद किया। जांच में पता चला कि कार ग्वालियर के चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 20 दिसंबर को आयकर विभाग ने चेतन सिंह गौर को पूछताछ के लिए बुलाया। 21 दिसंबर को चेतन गौर ने पूछताछ में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा का नाम लिया और खुद को उसका सहयोगी बताया। 21 दिसंबर को ही आयकर विभाग को एक डायरी भी मिली, जिसमें लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ था। साथ ही डायरी में कई अधिकारियों के नाम भी आयकर विभाग को मिले। 22 दिसंबर तक जांच में ये बात सामने आ गई कि सौरभ शर्मा ने 1 साल में करीब 100 करोड़ का लेन देन किया है। 23 दिसंबर को इस मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने सौरभ और उसके दोस्त चेतन के खिलाफ FIR दर्ज करके जांच शुरू की। इसके बाद ईडी ने सौरभ शर्मा के कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ये सब जानने के बाद आपको एक बार ये भी बता देता हूं कि सौरभ शर्मा आखिर है कौन। 2024 में सबसे बड़ी छापेमारी का व्यक्ति कौन है, ये जान लीजिए आप। दरअसल सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में कांस्टेबल था और ये नौकरी उसे 2015 में पिता के निधन के बाद मिली। और परिवहन विभाग में कांस्टेबल रहते हुए सौरभ ने कैसे करोड़ों रुपए की काली कमाई की, यही सब आपको समझाने के लिए ये पूरी स्क्रीन डिजाइन की गई है। स्क्रीन पर आपको टोल नाका नजर आ रहा है, ये खुला देखा आपने, बस यही टोल नाका काली कमाई की जड़ है। कैसे? बगल में रखी है बोरी, वहां देखिए कैसे पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये सब समझ लीजिए। परिवहन विभाग में नौकरी लगने के बाद सौरभ ने अपनी पोस्टिंग टोल नाके वाले विभाग में करवाई और नाके पर अवैध वसूली शुरू कर दी। नाकों पर ट्रकों से अवैध वसूली करके एक दिन में लाखों की कमाई की। इसके बाद धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाने के बाद और अधिकारियों से साठ गांठ करके सौरभ चेक पोस्ट का ठेका भी लेने लगा। मध्य प्रदेश में कुल 47 चेक पोस्ट थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इनमें से 23 का ठेका सौरभ शर्मा के पास था। इन सभी टोल नाकों से करोड़ों की संपत्ति बनाने के बाद सौरभ शर्मा ने नौकरी छोड़ दी। ये तो थी बात सौरभ शर्मा की, उसके प्रोफाइल की। अब इस हेरा फेरी की शिकायत के बाद इसी साल जुलाई में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी चेक पोस्ट को बंद कर दिया था। जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू हुई और परिवहन विभाग का नाम आया तो सीएम ने फिर से अपनी कार्रवाई सबको याद दिलाई। क्या कहना था सीएम मोहन यादव का, ये भी सुन लीजिए। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ
कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया, सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद किया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। लेकिन जब इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही हो और राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। बस इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। 24 दिसंबर को इस मामले पर शुरू होती है राजनीति, और राजनीति की ऑफिशियल शुरुआत होती है दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक बीजेपी पर कई आरोप लगाए और कई बड़े नेताओं का नाम भी लिया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह के आरोप क्या थे। दिग्विजय सिंह का सबसे प्रमुख आरोप था कि बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर सीधा निशाना साध रहे थे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव था कि परिवहन और राजस्व मंत्रालय गोविंद सिंह राजपूत को ही दिया जाए। इसके बाद हमारी सरकार ने एक बोर्ड बनाया जो कि ये तय करेगा कि किसकी पोस्टिंग कहाँ होनी है। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब शिवराज सरकार बनी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव के बाद परिवहन मंत्रालय गोविंद सिंह राजपूत को दिया गया, और सिंधिया ने ही दबाव बनाते हुए बोर्ड भी भंग करा दिया था। दिग्विजय सिंह के सभी आरोपों में प्रमुख तौर पर कोई निशाने पर था तो वो थे मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। और अब गोविंद सिंह राजपूत ने शायराना अंदाज में दिग्विजय सिंह पर पलटवार भी किया था। आपको पता है 2024 में ही ये सब हुआ। क्या कहना था दिग्विजय सिंह का और क्या पलटवार किया था गोविंद सिंह राजपूत, जाते जाते ये भी सुन लीजिए। क्या ये पूरी संपत्ति कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है? जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था, सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा? दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ के मकान शीशे के होते हैं, वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंक। तो ये था पूरा मामला और मध्य प्रदेश के इतिहास में हो रही अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का अपडेट। सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया क्योंकि इसकी चर्चा 2025 में भी होनी है, इसलिए 24 में अब तक जो हुआ आपको हर दिन बता ही रहा था, लेकिन जब आखिरी दिन है तो ये भी बताना आपको जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी ऐसी खबर है जिसको तो लेकर 2024 याद किया जाएगा मध्य प्रदेश में? 2024 के इस फैसले से मध्य प्रदेश में जमीन खरीदना आसान होगा। कब? 2025 में। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं या बेचना भी चाह रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मतलब अब रजिस्ट्री कराना बहुत ही आसान होगा, इतना आसान होगा जितना कि रेलवे का टिकट बुक करना। कैसे होगी रजिस्ट्री और पूरा प्रोसेस क्या होगा, कैसे आसान बनने वाला है, ये सब जान लीजिए। चलिए आपको सब कुछ बता देता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार रजिस्ट्री के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। व्यवस्था अगले 3 महीने के अंदर लागू हो सकती है, जिसके बाद रजिस्ट्री के लिए ना तो ऑफिस जाना पड़ेगा, ना ही स्लॉट के लिए स्लॉट के लिए इंतजार करना होगा। बस औपचारिकता पूरी होने के बाद तुरंत रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज कितना होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। तय होते ही सरकार इसका ऐलान करेगी। अभी तक यह व्यवस्था छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में लागू है। सबसे पहले समझ लीजिए कि रजिस्ट्री किन किन तरीकों से हो सकेगी। देख लीजिए। देखिए, पहला तरीका होगा पंजीयन कार्यालय से रजिस्ट्री। इसमें आपको जिस जिले में ज़मीन खरीदनी है उस जिले के पंजीयन कार्यालय में कम से कम 1 दिन पहले स्लॉट लेना होगा, और स्लॉट वाले दिन दोनों पक्ष गवाहों और दस्तावेजों के साथ आकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। इसके लिए 1 दिन पहले सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट वाले दिन तय समय पर दोनों पक्षों को एक साथ एक जगह पर ऑनलाइन जुड़ना होगा और रजिस्ट्री हो जाएगी। तीसरा तरीका है तत्काल स्लॉट से। इसके लिए आईजी पंजीयन कार्यालय में एक सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें तत्काल रजिस्ट्री के लिए अलग से टीम रहेगी। जो भी तत्काल स्लॉट बुक करेगा वो ऑनलाइन वीडियो के जरिए जुड़ेगा और रजिस्ट्री हो जाएगी। पूरी तरीका आपको समझा दिया। इस पूरी व्यवस्था पर हमने राजधानी भोपाल के डिप्टी रजिस्ट्रार विजेंद्र शुक्ला से बातचीत की है, ताकि 2025 में जब आप रजिस्ट्री कराने जाएं तो आपको ये आसान लगे। सुनिए क्या कहना है।
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी हाल ही में संपदा 2.0 को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हम आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें आधार से रजिस्ट्री होगी, उसका सारा ऑथेंटिकेशन आधार से होगा, ई साइन से वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इसमें ये सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा या व्यक्ति स्वयं बुक करके ऑफिस आता है, ऑफिस में उसकी 1 से 2 मिनट के अंदर रजिस्ट्री हो जाती है। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्री करानी है तो कैसे कराना है समझ लीजिए। सबसे पहले www.mpigr.gov.in पर यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा। इसके बाद सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग यानी कि डीड प्राप्त करें। इसके बाद सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन या संपदा पोर्टल से प्रिंट किए गए चालान से स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों और गवाहों के हस्ताक्षर सहित सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कार्यालय का टाइम स्लॉट बुक करें। 12 अंकों की रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त करें। फिर क्या होगा? रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। इसके बाद वेब कैमरे से फोटो ली जाएगी और ई पेन से साइन के बाद रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी। इस पूरी व्यवस्था पर हमने मंत्री जी से भी बात की है। क्या कह रहे हैं मंत्री जी, ये भी सुनिए। हमारे राजस्व विभाग में कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन की कभी भी रजिस्ट्री करवा सकता है। पहले रजिस्ट्री कराते थे, फिर नामांकन होता था। अब देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ताकतवर है दुनिया के, जिनसे लोग श्रद्धा भी रखते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके नेतृत्व में हमने साइबर तहसील की काम शुरू किया है। उससे आप आज ही रजिस्ट्री कराओ, आपका नामांकन 20 रोज में हो जाएगा। कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। अब क्योंकि पूरी व्यवस्था से फायदा पब्लिक को होगा तो पब्लिक से बात करना भी जरूरी है। पब्लिक का रिएक्शन क्या है, ये भी सुन लीजिए। सरकार ये कह रही है कि जैसे ही आप रजिस्ट्री कराएंगे वैसे नामांतरण भी हो जाए, ये प्रक्रिया क्या बेहतर है? ये तो और भी अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, से लोगों का समय बचेगा, टाइम बचेगा। तो ये सारे लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं। सरकार ये कह रही है कि रेलवे की तरह हम रजिस्ट्री की व्यवस्था भी कर रहे हैं। जैसे रेलवे का आप टिकट बुक करते हैं वैसे भी रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। इसको आप कितना बेहतर मान रहे हैं? बेहतर का तो पता नहीं, एक्चुअली इनके जो भी पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट के, वो पता चला 10 मिनट चल रहे हैं फिर डाउन हो गए। मेरी ट्यूसडे रजिस्ट्री हुई है, उसमें एक्चुअली ट्यूसडे को मंडे को रजिस्ट्री करवाने आया, उस दिन हुई नहीं, सर्वर डाउन हो गया, तो अगले दिन मंडे करवानी पड़ी। सर्वर एक अभी चुनौती है, पोर्टल हाँ, यह बहुत बड़ा चुनौती है। पूरी खबर आपके फायदे की थी। 2024 में लिए गए फैसले का असर 2025 में मिलेगा, इसलिए 24 में क्या फैसला हुआ है, किस तरह से हुआ है, कैसे फायदा पहुंचाएगा, ये सब बता दिया। 25 में जब आपको लाभ मिलेगा, ये सब भी विस्तार से बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है, आपको पता है अगली खबर क्या है? 2024 छत्तीसगढ़ के लिहाज से इतना बड़ा साल रहा है कि 2024 में सबसे ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। इतना बड़ा साल रहा है, देख लीजिए। 2024 में जो हुआ आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हुआ। मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहीं छत्तीसगढ़ में आकर कहा था मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और इस डेडलाइन पर तेजी से काम भी हो रहा है। नक्सलवाद पर चौतरफा प्रहार किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के संकल्प से माओवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार आत्मसमर्पण करने वालों का स्वागत कर रही है, हिंसा करने वालों को गिरफ्तार कर रही है और हथियार उठाकर लोगों की जान लेने वाले नक्सलियों को सजा दे रही है। साल 2024 में किस तरह से नक्सलवाद कमजोर हुआ और जवानों ने कैसे बड़े बड़े इनामी नक्सलियों का सफाया किया, सब कुछ आपको विस्तार से बता देता हूं। नक्सलियों के लिए साल 2024 सबसे नुकसानदायक रहा है। हमारे जवान हर मोर्चे पर नक्सलियों के ऊपर भारी पड़े। सटीक रणनीति बनाकर नक्सलवाद पर डबल अटैक किया जा रहा है। एक तरफ हमारे जवान लगातार नक्सलियों के गढ़ में घुसकर सफाया कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। साथ ही लोन वर्राटू और नियत नेल्लानार जैसी योजनाओं से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, जिसके चलते लाल आतंक का दायरा तेजी से सिमट रहा है। साल 2024 में हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन की सफलता को ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए। अपने टीवी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो साल 2024 में नक्सलियों और जवानों के बीच कुल 113 मुठभेड़ हुए 2024 में, जिसमें जवानों ने 220 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया है साल 2024 में, और 2017 नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। ये भी कब हुआ? साल 2024 में जो बीत रहा है। वहीं इस साल 857 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर 837 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साल 2024 में कुल 19 जवान शहीद हुए हैं और 104 जवान घायल हुए हैं।
जबकि घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर जवानों ने 25 से ज़्यादा कैंप खोले हैं। आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए, नक्सली जिस तरह से मजबूती के साथ लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, उससे बौखलाए हुए हैं। और सरकार लगातार उनके बीच में जाने का काम कर रही है, उन तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। और हमको लगता है कि माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। माओवादी के पास अभी एक ही विकल्प उपलब्ध है, हिंसा त्याग करके शासन की आत्मसमर्पण पॉलिसी का लाभ उठाकर हथियार छोड़कर सरेंडर करे। मुठभेड़ में अभी जैसे हम लोगों ने 7 माओवादी का शव बरामद किया है, इसमें काफ़ी सारे नक्सली घायल हुए। जो धारणा है कि अबुझमाड़ नक्सलियों के लिए सुरक्षित है, यहाँ नक्सली सुरक्षित हैं, सब जगह के नक्सली यहाँ के रहेंगे, आखिरी लड़ाई यहाँ होगी, इस धारणा को तोड़ देना है कि नक्सली सुरक्षित छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने माओवाद को जड़ से खत्म करने का प्रण ले लिया है, ठान लिया है। 4 महीनों में गृह मंत्री अमित शाह 2 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, 2 बार 4 महीने में। माओवाद को लेकर 2 बड़ी बैठकें हुई। पहले नक्सलवाद के खात्मे का प्लान तैयार हुआ, फिर इस प्लान की समीक्षा की गई। 24 अगस्त को अमित शाह ने नक्सलवाद पर बैठक ली, जिसमें 7 राज्यों के अधिकारी शामिल हुए और पहली बार सभी नक्सल प्रभावित राज्यों ने एक साथ मिलकर एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने की शुरुआत की, जिसके चलते नक्सल विरोधी अभियान मजबूत हुआ और हमारे जवानों ने पाताल लोक में घुसकर नक्सलियों का सफाया किया। 16 दिसंबर को दूसरी बार अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर बैठक ली, जिसमें एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की गई। साथ ही अमित शाह ने घोर नक्सल प्रभावित इलाके गुंडम का भी दौरा किया। इन दोनों दौरों के बीच हमारे जवानों ने करीब 100 नक्सलियों को मार गिराया। ये भी साल 2024 में हुआ। इन सब के बीच भारत के इतिहास में पहली बार नक्सल पीड़ित दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। नक्सल प्रभावित लोगों का अमित शाह ने खुद स्वागत किया और उनके दर्द को जाना। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को लेकर आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए जो 2024 की यादें ताजा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं सकता। बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। अबुझमाड़ का जंगल, जिसे नक्सलियों का पाताल लोग कहते हैं, वो भी अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित नहीं है। हमारे जवानों की हर गोली नक्सलियों के लिए काल बन गई है। इन सब के बीच एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी नक्सली के नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही हैं। छापेमारी करके शहरों में रहने वाले नक्सलियों के हमदर्दों की गिरफ्तारी हो रही है। नक्सलियों के कनेक्शन को ब्लॉक किया जा रहा है और फंडिंग रोककर नक्सलवाद को आर्थिक चोट पहुंचाया जा रहा है। जवानों और एनआईए की कार्रवाई नक्सलियों पर सीधा प्रहार है, लेकिन नक्सलवाद की कमर तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है जानते हैं? नक्सलियों के खात्मे के लिए सीधी लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक है बस्तर का विकास। बस्तर के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार मेहनत कर रही है। बिजली, पानी और सड़क के साथ लोगों को अच्छी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन नियत और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से बस्तर का विकास हो रहा है, जिसके चलते माओवादी विचारधारा का अस्तित्व खत्म हो रहा है। ऐसे में क्या कह रहे हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग, सुन लीजिए जरा। 1 वर्षों में सुचारू रूप से इतना व्यवस्थित काम चालू हो गया है कि दिन दोपहर कभी भी अभी
ग्रामीण अपने गांव आना जाना कभी भी चालू है। अभी मातारी बंधन के माध्यम से प्रति महीना 1,000 रुपया माताओं को मिल रहा है। अंदरूनी क्षेत्रों में स्कूल, नल का व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है। अच्छा माहौल अभी है, मतलब धान का पैसा भी लगातार पब्लिक को मिल रहा है, आदिवासी भाई बंधुओं को। वो चाहे स्कूलों का खुलना हो, चाहे रोडों के अंदर तक पहुंच हो, या लोगों में जो एक भय का वातावरण था वो समाप्त हुआ हो। बैंकों के माध्यम से जो उनका खाता खोला गया और जो अभी हमारी मातृशक्ति के लिए जो सहायता उनका किया गया, तो एक तरह से जो विश्वास लोगों में दिखाई देता है। या गांव को नलानार बोल के दिया गया है। सीसी रोड बन रहा है, पुलिया बन रहा है, सामूहिक भवन बन रहा है और आवास मान भी बन रहा है। यहाँ मिनी स्टेडियम क्या बोलना चाहिए, ग्राउंड बन रहा है। पुलिया है, अब सड़क सीसी रोड जो बोल रहे हैं जो गांव गलियों में बन रहा है। आसपास के क्षेत्रों में क्या है, कैंप भी खुल रहे हैं। इससे क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी धीरे धीरे क्या कम होते जा रहा है। लोग भी कह रहे हैं कि बस्तर बदल रहा है और बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। डबल इंजन की सरकार ने नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर ली है और इसी दिशा में हमारे जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। अमित शाह ने प्लान बनाया और विष्णुदेव साय ने लगातार एक्शन करके ये कर दिखाया, जिसके बाद अब 2025 में हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सलियों के खात्मे की कहानी लिखी जाएगी और छत्तीसगढ़ लाल आतंक से मुक्त होगा। 2024 में जितना काम नक्सलवाद को खत्म करने का हुआ है आज तक इतिहास में नहीं हुआ, इसलिए 2024 की एक अपडेट आपको बता दिया। 25 में जो होगा वो विस्तार न्यूज पर ही आप देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर कौन सी है बता देते हैं। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में ठगी बहुत हुई है, इसलिए आपको छत्तीसगढ़ में इस साल जो ठगी हुई है वो भी देखना जरूरी है। 2024 में करोड़ों रुपए छत्तीसगढ़ के बाहर चले गए, लोगों ने ठग लिया। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में बहुत ठगी हुई। जाल बिछाकर ठग हजारों करोड़ से ज्यादा रुपए उड़ा ले गए। ठगी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी ठगों के निशाने पर रही। 2024 में ठगी का मुद्दा इतना गंभीर हो चुका कि विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। क्या है पूरा मामला विस्तार से बता देता हूं। और हाँ, जो 24 में हुआ है वो 2025 में ना हो, इसलिए मेरी कोशिश है कि इस खबर के जरिए आप एक बार फिर से सावधान हो जाएं। पुलिस प्रशासन के लिए ठगी एक चुनौती बन चुका है, जिससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी साल 2024 में बहुत बड़ी संख्या में लोग ठगी के शिकार हुए। साल खत्म होते होते ठगी का ग्राफ लगातार बढ़ता गया और इनमें सबसे ज्यादा मामले साइबर ठगी के आए हैं। सातिर ठग लगातार ठगी का पैटर्न बदल रहे हैं, तरीका बदल रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। कभी लिंक भेजकर, एपीके फाइल डाउनलोड कराकर या फिर शेयर मार्केट में पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा मार्केटिंग और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी ठगी के मामले सामने आए हैं। साइबर ठगी को लेकर साल 2024 के जो आंकड़े सामने आए हैं उसे सुनकर आप डर जाएंगे। इन आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए, जरा स्क्रीन अपनी ध्यान से देख लीजिए। साल 2024 के आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में हर घंटे हर तीसरे व्यक्ति के साथ ठगी हुई है, हर घंटे हर तीसरे व्यक्ति के साथ, और ठगी के शिकार लोगों की संख्या 17,000 से ज्यादा है और कुल 3,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की ठगी हुई है। समझ रहे हैं आप, 3,000 करोड़ से भी ज्यादा बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जानते हैं अब तक मात्र 35 से 40% रुपयों की ही क्या हो सकी है, रिकवरी हो पाई है, मतलब जो ठग के ले गए हैं वो वापस आ पाया है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं साइबर के एक्सपर्ट, सुनिए जरा। साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है और बचने का एकमात्र उपाय है स्टॉप थिंकिंग। ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, आप अगर जाते हैं और आप कहीं ट्रैफिक सिग्नल में चले जाते हैं और सिग्नल खुला हुआ नहीं है और भागते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। साइबर फ्रॉड भी वही एक्सीडेंट होगा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं। आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, आपने उनके बोले हुए एपीके फाइल डाउनलोड कर ली, आपने उनके बताए हुए इन्वेस्टमेंट ऐप पे पैसे डाल दिए, इन्वेस्टमेंट वाली बात हो रही है तो वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट में आप वो नाम चेक करिए। दूसरा, बीएसई और एनएसई दोनों एक लिस्ट जारी करते हैं मल्टीपल ऐप्स की कि ये फर्जी ऐप्स हैं। आप उन ऐप्स में जाकर के नाम चेक करिए। साइबर क्राइम के सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाले की लैक ऑफ अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, जो थ्रेट्स होते हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं, वो कम एजुकेटेड पर्सन को लिंक्स भेज करके, व्हाट्सएप पे लिंक भेज करके, एसएमएस पे लिंक भेज करके इस तरीके से उनसे फ्रॉड किया जाता है। तो लोग कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा चीज़ है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के कारण ही लोग इस तरफ ज़्यादा मूव ऑन हो गए। सबसे ज़्यादा इसमें
यंगस्टर लोग ही फंसते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बिजनेसमैन लोग ही फंसते हैं और एजुकेटेड लोग भी इसमें फंसते हैं। साइबर एक्सपर्ट कह रहे हैं कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता भाई साहब, इसलिए कम समय में नहीं अपने समय में भी पैसा कमाइए। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के साथ ठगी हो जा रही है। ठगी करने वाले और ठगी का शिकार होने वाले दोनों में ज़्यादातर युवा वर्ग शामिल है। छत्तीसगढ़ में झारखंड, दिल्ली, नोएडा और राजस्थान के गैंग सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और साइबर ठगी में सबसे ज़्यादा शहर के लोग शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा ठगों के निशाने पर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। तस्वीरें देखिए, चार बड़े मामले हैं। पहला मामला राजधानी रायपुर का है, जहां एक चाय बेचने वाले ने 100 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की। इस चाय बेचने वाले के झांसे में आकर करीब 400 लोगों की कमाई चली गई इसी 2024 में, मतलब जो साल बीत रहा है। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है, जहां फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी ने 40,000 महिलाओं के साथ 120 करोड़ रुपए की ठगी की। कब? इसी साल 2024 में जो अब बीत रहा है, जिसके चलते गांव की महिलाएं कर्ज में चली गईं। तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की है। यहां के करीब 30 से 40 गांवों को ठगों ने निशाना बनाया और इनसे करीब 40 करोड़ रुपए की ठगी की गई। कब? 2024 में जो बीत रहा है। चौथी तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां 10वीं पास लड़कों ने डॉक्टर और सीए जैसे पढ़े लिखे लोगों को ठग लिया था। इन लड़कों ने शेयर मार्केट का झांसा देकर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। कब? साल 2024 जो बीत रहा है। ये बार 2024 क्यों कह रहा हूं? ताकि 25 में आप न ठगा जाएं। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब छत्तीसगढ़ की ठगी का विदेश कनेक्शन सामने आया। ठग पहले लोगों को झांसे में लेकर ठगते थे, फिर ठगी के पैसे को हांगकांग और थाईलैंड भेज रहे थे। फॉरेक्स अकाउंट के जरिए 429 करोड़ से ज्यादा की रकम विदेश भेजी गई और देश प्रदेश से विदेश कब भेजा गया? साल 2024 में जो बीत रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लोग साइबर अपराध का शिकार हुए। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए। देखिए जरा अपने टीवी स्क्रीन। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के आंकड़ों की बात करें तो साल 2020 में करीब 2300 मामले सामने आए हैं। 2020 में करीब 2300 मामले सामने आए। साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 7134 हो गया और साल 2022 में साइबर अपराध के कुल 12,295 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2023 में यह आंकड़ा 20,000 से भी ज़्यादा हो गया और 22,296 मामले सामने आए। और इस साल यानी जो साल बीत रहा है 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। ठगों के झांसे में आकर अपने पैसे गंवाने वाले लोग अपने पैसों की रिकवरी के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जिसके बाद साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी पहल की है और छत्तीसगढ़ में पहले साइबर भवन की शुरुआत की है, जो साइबर क्राइम से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए काम करेगी और पूरे मामले को सुलझाने में मदद करेगी। आगे बताऊंगा, लेकिन 2025 में आप ना ठगे जाएं, इसलिए 2024 के किए हुए प्रयास की एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। जिले के 30 गांव के लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। कंपनी 4 दिन में पैसा देना बंद कर दी, उसके बाद कंपनी ऐप खुलना बंद हो गया, उसके बाद पता चल रहा है कंपनी सब लेके भाग चुका है। ये वही कंपनी है फ्लोरा मैक्स जिसने महिलाओं से बिजनेस के नाम पर ठगी की है। हम लोग को झांसी में फंसा के हम लोग को लोन निकाल के ना करोड़ों में जमा करवाए थे। आदमी लेकर छोड़ के छोटे अमाउंट से प्रक्रिया चालू हुई, फिर कर्ज ले लेके पेमेंट इतना बढ़ गया सर कि जान पे बनाई है। शेयर ट्रेडिंग के झांसे में आकर बहुत से लोग जो है ठगी के शिकार हो रहे हैं और इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे बहुत ऐसे लोग हैं। वो एक लालच देते हैं और लालच देकर आपको फंसाते हैं। रायपुर में ठग दफ्तर बनाते थे और उस दफ्तर को डार्क रूम की तरह इस्तेमाल करते थे। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और साइबर भवन अलग से साइबर जो क्राइम्स होते हैं उनके लिए भवन बना दिया गया है। यहीं से पूरे प्रदेश भर में मॉनिटरिंग जो है वो की जाने वाली है। साल 2024 में आपको लगातार ठगी की खबरें दिखा रहा हूं। इसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आप लोगों को जागरूक कर सकूं। 2024 में जो ना हुआ
जो हुआ वो 2025 में ना हो, ताकि कोई शातिर ठग आपकी जीवन भर की कमाई उड़ा न ले जाए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैसे सिर्फ मेहनत से कमाए जा सकते हैं और जब तक हम सतर्क नहीं होंगे तब तक साइबर अपराधों के मामले इसी तरह बढ़ते रहेंगे। लगातार हो रही ठगी को रोकने के लिए हमारा आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ये सब कुछ बता रहा था। और हाँ, अब मुझे जाने दीजिए और आपको इसी तरह से बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। 2025 में भी आपको इसी तरह से सावधान करता रहूंगा। अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर बता दीजिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा हथौड़ा वाला कहाँ घूम रहा है, 8282824982 पर। और कोई समस्या हो वो भी भेज दीजिएगा, आपकी खबर विस्तार में उस पर दिखाएंगे।